ये कहानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लास्ट बैटल में से एक बर्लिन के बैटल पर बेस्ड होने वाली है, जिसमें सोर्सरर या पावरफुल लोगों का एक ग्रुप है जिसके मुखिया लॉगन्स ड्रेनजन आइड्रेन के नाम से जाना जाता है। बैटल में खोए हुए लास्ट को अपने मैजिक के लिए सैक्रिफाइस के रूप में इस्तेमाल करते हुए एक रिचुअल करता है। इस कहानी की शुरुआत में प्रोटैगोनिस्ट कह रहा था, मैं चाहता था कि समय रुक जाए। इसी के साथ ही स्कूल की छत पर दो बंदे आपस में फाइट कर रहे थे। फाइट के दौरान सेकंड बंदा कहता है, एक ऐसा मोमेंट जब मुझे खुशी महसूस हुई हो जो अंतकाल तक रहेगा। जिसके बाद उसने रिन पर हमला कर दिया। रिन मार खाते हुए बताता है, जहां तुम्हें लड़ना ना पड़े और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इसे कितनी बार दोहराया, क्योंकि यह मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं इसकी रक्षा करना चाहता था। इसमें कुछ भी स्पेशल बात नहीं थी, मैं तो बस यही चाहता था कि वह ऑर्डिनरी डे हमेशा बना रहे। लेकिन ये कहते ही दोनों ने एक साथ एक जोर का घूसा एक दूसरे को जड़ दिया। तभी रिन कहा, सीरो तुम क्यों? ये कहने के बाद दोनों गिर जाते हैं। इंजरी की वजह से रिन बोल नहीं पा रहा था, फिर भी वो कहता है, तुम हमेशा सब कुछ बर्दाश्त क्यों करते हो? जिसके जवाब पर शीरो कहा, मैं नहीं जानता, मुझे हमेशा तुम्हारे उल्टा काम करना पसंद रहा है। मैं खुद नहीं जानता क्यों। डैम इट, यह डिजर्व रुकने वाला नहीं है। यह काफी मजेदार है, मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है जहाँ पर रिन एक लेडी से कह रहा था, ठीक है, इसके लिए शुक्रिया। और वहाँ पर एक फॉर्म था जिसका नाम डिस्चार्ज फॉर्म है, और उस फॉर्म में फूजी रेन का भी नाम शामिल था, जिस पर एक लड़की कही, अपना ध्यान रखना, क्या तुम उस लड़की का इंतजार नहीं कर रहे जो हमेशा तुमसे मिलने आती है? उसकी इस बात का जवाब देते हुए रेन कहता है, नहीं, वह आज स्कूल में है और वो काफी ज्यादा शोर मचाती है, इसलिए अब मैं चलता हूँ। ये बात को सुनकर वो लेडी बोलती, तुम कितने कोल्ड हो, अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो वो तुमसे नफरत करने लगेगी। जिस बात पर रैन उसको बताने लगा, खैर मैं सावधान रहूंगा। ये कहते ही रैन वहाँ से जाने लगा। तभी वो लड़की उसे रोकने के साथ कहती है, फूजी कुन, यूसा कुन के साथ जो हुआ उसके लिए सचमुच में मैं माफी चाहती हूँ। जो सब सुनने के बाद रैन का कहना है, इसकी चिंता मत करो, वह खुद ही भाग गया, हमेशा उस पागल की ही गलती होती है। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं। देखने से ऐसा लग रहा था कि क्रिसमस आ चुका है। दूसरी तरफ रैन कहता है, यह फिर से वही मौसम है ना? क्रिसमस, पिछले साल मैंने क्या किया था? आखिरी समय तो बहता ही रहता है। हाँ, यह सच है, मैं कितना बेवकूफ हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगा। उसी वक्त पीछे से एक लड़की रैन का नाम पुकार रही थी, जो सुनकर रैन घबरा गया और वो लड़की भड़कते हुए रैन से कही, तुम मुझे सुन रहे हो है ना? मेरी तरफ तो देखो, मुझे इग्नोर मत करो रैन, यह तुम ही हो, मैं जानती हूँ, प्लीज मेरी तरफ देखो। ये कहते ही वो गिर जाती है। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर रैन मजबूरी में उसकी तरफ बढ़ा। साथ ही साथ वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो लड़की बताती है, यह मेरी लाइन है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन कहता है, जिस तरह तुम मेरा नाम चिल्ला रही थी कोई भी ऐसा ही करता। कासुमी, क्या तुम ठीक हो? तभी कासुमी बताती है, खैर तुम मुझे बिना छोड़े क्यों चले गए? क्या तुम भूल गए कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें लेने आऊंगी? जिसके जवाब पर रैन बोला, मुझे नहीं पता। जो सुनकर कासुमी कही, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुमको चोट लगी थी और अचानक तुमको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। मैं काफी चिंतित थी और हर दिन तुम्हारे पास आती थी, पर तुम मुझे बिना बताए चले गए और यहाँ घूमना शुरू कर दिया। तुमको क्या लगता है कि तुम क्या हो? क्या तुम सचमुच ऐसा करना चाहती हो? क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो? उसकी इतनी लंबी चौड़ी बातों को सुनकर रैन घबराते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी तरह से गुनहगार हूँ, मुझे माफ करना, इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक तो दे दो। जिसके जवाब पर कासुमी कहती है, मुझे नहीं पता। जो सुनकर रैन पूछता है, तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? जिस पर कासुमी कही, इस हालात में तुम मेरे साथ चलो, मुझे कुछ टिकट्स मिली है सोर्ड ऑफ द एग्जीबिशन। इसी के साथ हम सोर्ड ऑफ द एग्जीबिशन का सीन देखते हैं, जहां पर काफी सारी तलवारें रखी हुई थी, जिसे देखकर कासुमी हैरान होने के साथ कहती है, ये अमेजिंग है, कुछ सोर्ड सचमुच वीडियो गेम के वेपन की तरह दिखती है ना? ये कितना रोमांटिक है। अरे रैन, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? पर वो रैन का चेहरा देखते हुए कहती है, क्या हुआ?
हुआ, तुम पीले क्यों दिख रहे हो? जिस पर रैन बताता है, क्या तुम भूल गए, मुझे ऐसी चीजें पसंद नहीं है। दूसरी तरफ कासुमी कहती है, तुम क्या हो, लेकिन क्या ये थोड़ा पागलपन नहीं है? वह तुम पर या किसी भी चीज पर कूद नहीं पाएंगे, तो फिर तुमको ब्लेड पसंद क्यों नहीं है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन का कहना है, मुझे नहीं पता क्यों, इसका रीजन मेरे पास भी नहीं है, बस तुम ही जानती हो। दूसरी तरफ कासुमी सोड देखने के साथ कहती है, अच्छा तो फिर इस पर काबू पाने के लिए इसका इस्तेमाल करे, यह तुम्हारे लिए एक समस्या है ना? तुम तो किचन का चाकू भी ढंग से पकड़ नहीं सकते, आजकल लड़कों को खाना बनाना तो आना ही चाहिए। ये कहते ही वो रैन को घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगी, जो देखकर रैन कहता है, ठीक है मुझे अब मत खींचो। उसी वक्त हम वहाँ पर एक बंदे को देखते हैं, पर जब रैन ने वहाँ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो इस बार उसको वो परछाई दिख जाती है, इसलिए वो वहीं पर रुक गया। पर उसका यूं रुकता देखकर कासुमी पूछती है, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है क्या? जबकि रैन वहीं की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए उसे मना कर देता है। इसी के साथ रैन अचानक उसी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर कासुमी कहती है, अरे क्या हो गया? पर रैन उसका जवाब नहीं देता, इसलिए कासुमी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। फिर हम उस जगह का सीन देखते हैं जो खतरनाक दिख रही थी, साथ ही साथ वहाँ पर एक हथियार भी था जिसको पहले के जमाने में लोगों का टॉर्चर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। वहाँ की आसपास की जगहों को देखकर कासुमी कहती है, क्या ये गिलोटिन है? जरूर इसमें एक ब्लेड लगा होगा, लेकिन यह वह चीज नहीं है जिसके बारे में यह शो है। रैन चलो चलें, यह काफी ज्यादा स्कैरी जगह है। जिस पर एग्री करने के साथ रैन वहाँ से जाने ही वाला था, तभी उसे एक लड़की की आवाज आती है, तुम वही हो? ये सुनकर रैन तुरंत अपने पीछे देखा, जहाँ पर एक लड़की गिलोटिन से बाहर निकलकर रैन की तरफ ही आ रही थी। साथ ही साथ वो कहती है, मेरे जैसे ही बन जाओ। फिर वो उसके करीब आकर कहती है, मैं इंतजार कर रही हूँ। रैन तो उसे अपने सामने देखकर डर गया और वो लड़की उसके करीब आते ही जा रही थी। इसी के साथ यहाँ सीन शिफ्ट हुआ और हम रैन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर कासुमी रैन से माफी मांगते हुए कह रही थी, मुझे बेहतर पता होना चाहिए था, क्योंकि तुम हॉस्पिटल से अभी अभी तो बाहर आए थे। कोई भी बंदा बीमार हो जाएगा अगर वह उन चीजों से गिरा हो जिससे वह नफरत करता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन बताता है, कोई बात नहीं, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारे लिए समस्या खड़ी की। मैंने नहीं सोचा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं शर्मिंदा हूँ। रैन की ऐसी बातों को सुनकर कासुमी पूछती है, हैं? क्या तुम ठीक हो? जिस पर रैन बताता है, हाँ मैं ठीक हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी कासुमी कही, फिर कल स्कूल वापस जाना है, ठीक है, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। ये कहने के बाद कासुमी वहाँ से जाने लगी, पर रैन कुछ देर सोचने के बाद कहता है, यह ठीक है कासुमी, लेकिन। जिस पर कासुमी बताती है, क्या? और खटखटाना याद रखना। जिस बात का जवाब देते हुए रैन भड़कते हुए बोला, सामने के दरवाजे से बाहर निकलो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कासुमी चिढ़ते हुए कही, यह पेनफुल होगा। यह छेद मेरे कमरे की ओर जाता है और वो छेद शीरो के कमरे की ओर जाता है। इससे हमारे लिए एक दूसरे की मदद करना आसान हो जाता है। क्या इस तरह एक दूसरे की मदद करना अकेले रहने की शर्त नहीं थी? यह ठीक है ना? जबकि रैन किलसते हुए कहता है, यह ठीक नहीं है, हमारे डैड ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम ऐसा करेंगे। खैर शीरो चला गया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कासुमी बताती है, यह सच नहीं है, मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही आएगा, इसलिए छेद को बंद मत करो। दूसरी तरफ रैन परेशान होने के साथ कहता है, वह यहाँ नहीं आएगा। तभी हमें एक अजीब सी आवाज आती है। फिर हम अगले सीन में कासुमी को देखते हैं, जो छेद से अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर रैन भड़कते हुए कहता है, यहाँ से चली जाओ कासू डमी। ये कहते ही वो लात मार कर उसे सीधे कमरे के अंदर घुसेड़ देता है। साथ ही साथ उसने गेट का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रैन जागने के साथ उस नजारे को देखकर काफी हैरान था और वो अपने आप से ही सवाल करता है कि मैं कहाँ हूँ। इसी के साथ हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पर कोई नहीं था, यहाँ तक कि सूरज जल्दी ही ढल जाएगा। दूसरी तरफ रैन समुद्र की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। फिर उसको एक लड़की के गाने की आवाज आती है।
गाने के बाद उस लड़की ने रिन की तरफ देखते हुए कहा, हम फिर मिलेंगे कैग्लिस यस्ट्रो। ये कहते ही रिन अचानक गिलोटीन में फंस गया और वहाँ के काफी सारे लोग खतरनाक तरीके से गाना गा रहे थे। इसी के साथ रिन का सिर कट गया। ये देखकर रिन चिल्लाते हुए उठता है और वो अचानक अपना गला पकड़ते हुए कहा, ये क्या था। रिन की चीख सुनकर कासुमी तुरंत वहां पर आ जाती है, पर रिन पहले से डरा हुआ था, लेकिन वो उसके हाथ में चाकू देखकर और भी ज्यादा डर जाता है। जबकि कासुमी बताती है, माफ करना, तुम चिल्ला क्यों रहे थे, वैसे तुमको बुरा सपना आया था। हाँ, वैसे ये बाहर कैसी आवाज आ रही है। उनके घर के नीचे पुलिस के हॉर्न की आवाज आ रही थी। इसके बाद यहाँ सीन कट होकर स्कूल की तरफ आ गया, जहाँ पर स्टूडेंट आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, अरे क्या तुमने सुना, एक मर्डर हुआ था। हाँ मैंने सुना है, उस जगह पर एक आदमी का सिर काटा गया था। सचमुच? यह तुमने कैसे सुना? यह सिर्फ एक रूमर है, लेकिन बॉडी को सबसे पहले यहाँ स्टूडेंट ने ही पाया। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर रैन वहाँ से जाने लगा। उसी वक्त क्लास में कासुमी आते के साथ रैन से कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो, वैसे दोपहर के लंच के बारे में क्या ख्याल है। जिस पर रैन उदास मन के साथ बताता है, माफ करना पर मुझे भूख नहीं लगी है और तुम मेरा भी खा लेना। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कासुमी कही, क्या तुम मजाक कर रहे हो। इसी के साथ रैन वहाँ से चला जाता है। तभी उसके फोन में किसी ने मैसेज किया, छुट्टी मिलने पर कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारे बिना स्कूल सूना सूना लगता था। वैसे यहाँ कोई और नहीं है, केवल हम दोनों, बोनसाई। और यह एक लड़की का मैसेज है, पर रैन उसको पढ़कर कहता है, कभी कभी मैं इसके बारे में नहीं जानता। फिर वो स्कूल की छत की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एक लड़की को सेनपाई कहता है। अगर आप लोगों को सेनपाई का मतलब नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। सेनपाई एक जापानीज वर्ड है जो सीनियर या उससे भी हाई क्लास को कहा जाता है। पर सेनपाई को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, साथ ही साथ वो कहती है, मैं जम गई हूँ रैन, मुझे गर्म करो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन हैरान हो गया, पर सेनपाई बोली, रैन अगर तुम मुझे वो उधार दे दो तो मुझे खुशी होगी, दरअसल बस इसे मुझे दे दो। जिस पर रैन कुछ देर सोचने के बाद अपना कोट उतारकर उसे दे देता है, जिसको लेने के बाद सेनपाई बताती है, अब मुझे गर्म लग रहा है, वैसे तुम काफी ज्यादा जेंटलमैन हो और तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम इसे टेस्ट करोगे। यह एक किमची उबेबोशी सैंडविच है और इसका टेस्ट काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है। दूसरी तरफ रैन उस सैंडविच को देखकर अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, मुझे ये नहीं रहने दो, वैसे तुम मुझसे क्या चाहती थी। जिस बात पर सेनपाई बताती है, खैर ये इतना जरूरी नहीं है, सबसे पहले छुट्टी के लिए कांग्रेचुलेशंस और यूसा कुन के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। तुम काफी करीबी थे और तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो जैसे कि तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। यह सच है कि तुम दोस्त थे, है ना। जिस बात का जवाब देते हुए रैन कहता है, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है या क्या कर रहा है, पर वो एक बेवकूफ है। ये बात को सुनकर सेनपाई का कहना है, मुझे पता है तुमने कैसा महसूस किया, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। तुम दोनों इतनी आसानी से एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, तुम दोबारा फिर मिलोगे और जब ऐसा होगा तो सुलह करनी पड़ेगी। अयासे सान और मैं दोनों चिंतित है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन अपना मुंह फेर लेता है, पर सेनपाई उसको बताती है, क्या तुम चाहती हो कि रीजा तुमको लेक्चर दे। यह उसका काम है, इसलिए मुझे विश्वास है कि यह काम करेगा। जो सुनकर रैन कहता है, क्या रीजा। तभी सेनपाई कही, सिस्टर रीजा और उसकी नीली आंखें हैं, साथ ही साथ उसका एफ कप है और मैं बी कप हूँ। शायद एक दिन मैं भी बड़ी हो जाऊंगी। ओए तुम उन आंखों से क्या देख रहे हो। सेनपाई की सक्की निगाहों को देखकर रैन नर्वस होकर बोला, मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो क्या वह एफ कप वाली लड़की अच्छा कर रही है। रैन का ये कहना ही था। तभी सेनपाई बताती है, हाँ मैं कहना चाहूंगी, लेकिन सच तो यह है कि मैं शोर नहीं हूँ। उसने एक मर्डर देखा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन हैरान हो गया था, पर सेनपाई बताती है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी अच्छी तरह से संभल नहीं पा रही। मुझे पता है कि पुलिस ने मुझे पूरी रात क्यों जगाए रखा और पुलिस ने पूछताछ क्यों की, लेकिन अभी भी यह थोड़ा डरावना है। जिसके जवाब पर रैन कहने लगा, तुम्हारा मतलब है कि तुमने बॉडी देखी। जिस पर सेनपाई कही, हाँ, और उसका सिर नहीं था, ब्लड निकलता जा रहा था। फिर भी मैं यह कहना चाहती थी कि वह खतरा है, इसलिए हम दोनों को केयरफुल रहना होगा। उसकी ऐसी बातों के दौरान कासुमी की कॉल आती है, जिसको रैन उठा लेता है, पर कासुमी भड़कते हुए कहती है, तुम कहाँ चले गए थे, क्या तुमको पता नहीं है कि क्लास में वापस आना होता है। उसको इतना गुस्से में
देखकर रैन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कासुमी कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, इसलिए वो चिल्लाते हुए बताती है, अगर अब तुम स्कूल जाने के बारे में सोचोगे तो तुम्हें रोक दिया जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं अकेले ही ग्रेजुएट हो जाऊं? तभी सेनपाई उसका फोन अपनी तरफ करते हुए कहती है, अरे नहीं बेवकूफ, तुम ऐसा नहीं कर सकते और मैं अपनी आवाज को इतना कंट्रोल नहीं रख पाऊंगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कासुमी और ज्यादा भड़कते हुए कही, अरे तुम क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ रैन अपना फोन छीनने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सेनपाई उसको और कसकर पकड़ते हुए कहती है, ओ नहीं, अचानक रैन तुम अगर ऐसा करोगे तो तभी कासुमी पूछती है, सेनपाई ये तुम हो है ना? रैन यह डे ऑफ द मिडल है। उसी वक्त रैन उसका कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ सेनपाई मजे लेते हुए बताती है, अरे नहीं, तुम जानवर हो, यह कितना बिगड़ा हुआ है। तभी रैन उसका नाम पुकारने लगता है, लेकिन सेनपाई अपने ही ख्यालातों में खोते हुए कही, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैं पागल हो जाऊंगी। उसी वक्त रैन भड़कते हुए बोला, मेरी बात सुनो पागल लड़की। जिस पर सेनपाई उसको बताने लगी, कौन पागल है? मैं एक अट्रैक्टिव बड़ी लड़की बनने की कोशिश कर रही हूँ जो एक छोटे स्टूडेंट को छेड़ रही है। जो सुनकर रैन का कहना है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। तभी सेनपाई बताती है, क्लास शुरू हो चुकी है, क्या तुम नहीं जा रहे? जिस पर रैन बताता है, अगर मैं जाऊंगा तो कासुमी मुझे मार डालेगी, इसलिए मैं स्किप कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेनपाई उसका कोट वापस करते हुए कहती है, मैं समझ गई, फिर इसके लिए शुक्रिया। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर मून काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। दूसरी तरफ रैन वहीं पर सो गया था, लेकिन वो एकदम से जग जाता है। साथ ही साथ उसे ठंड लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगा। जाते समय उसने दूसरी तरफ देखा, जहाँ की लाइट चल रही थी। जिसके बाद हम उस रूम की तरफ आते हैं और वहाँ पर कासुमी स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस कर रही थी। साथ ही साथ रैन भी वहीं पर पहुँच जाता है और वो उसको इतनी मेहनत करता देखकर उसका नाम पुकारता है। जो सुनकर कासुमी उसे देखकर खुश हो जाती है, लेकिन वो चिढ़ते हुए कही, तुम पागल हो। तभी रैन कहा, चलो चलते हैं। ये सुनकर कासुमी अपना गुस्सा थूकने के साथ उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में रैन कासुमी से कह रहा था, मैंने कहा मुझे रिग्रेट है, वैसे भी तुमको इतनी देर रात तक क्लब की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। जिसका जवाब देते हुए कासुमी रैन से कहती है, मैं तुमसे ये बात नहीं सुनना चाहती, मैं अपनी बैम्बू की सोड का इस्तेमाल किसी किलर को मार गिराने के लिए करना चाहती हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर रैन कहता है, तुम फिर से यही कह रही हो? पर वो अपने सामने देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि सामने की तरफ सेनपाई रीजा से बात कर रही थी, इसलिए वो उसका नाम पुकारता है। तभी कासुमी का कहना है, तुम ठीक कह रहे हो और वो हमारी तरफ ही आ रही है। उसकी इस बात पर रैन बताता है, मेरे को कोई आइडिया नहीं। तभी कासुमी कही, वो तो इधर ही आ रही है। जिसके बाद रीजा उनकी तरफ आते हुए रैन के बगल से निकल जाती है और उसने रैन की तरफ देखा भी नहीं। फिर कासुमी सेनपाई से कहती है, अरे सेनपाई तुम क्या कह रही हो? ये कहते हुए वो उसके पास चली जाती है। दूसरी तरफ रैन उसी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उस लड़की ने एक नजर देखा भी नहीं। इस पर ज्यादा ना ध्यान देते हुए वो सेनपाई से कहा, क्या तुम उसे जानती थी? उसकी ऐसी बातों को सुनकर सेनपाई बताती है, नहीं, उसने बस रास्ता पूछा था, वैसे यह कुछ भी नहीं है सच में। और तुम इतने समय तक स्कूल में क्या कर रही थी? वो बात को सुनकर कासुमी कही, हाँ ये सच है, पर मैं उसके देखभाल में काफी बिजी रही हूँ। तभी रैन बोला, यह मेरी लाइन है कासुमी डमी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर कासुमी चिढ़ जाती है, पर रैन बताता है, यह सही है, यह कुछ भी नहीं है, मेरी डेली लाइफ नहीं बदलेगी। दूसरी तरफ कासुमी उसे कड़ी खोटी सुनाने के साथ रैन को चिढ़ाते हुए सेनपाई के साथ चली जाती है। लेकिन रैन कहता है, मैं विश्वास नहीं करना चाहता था, शीरो के बिना मेरी डेली लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आया। शीरो वह बंदा है जो हमने फर्स्ट सीन में फाइट करते हुए देखा था। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक सुनसान गली की तरफ आ जाता है, जहाँ पर रीजा चलते चलते रुकने के साथ कही, वो यहाँ है। ये कहते ही काफी सारे चमगादड़ उड़ने लगे और हम रीजा के अंदर काफी सारे स्केलेटन को देख पाते हैं। इस खतरनाक सीन के साथ रीजा कहती है, संभाला में आपका स्वागत है। उसके ये कहने के बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जगह की तरफ आ जाता है और वहाँ पर एक लड़का लड़की काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे होते हैं। जिसके बाद उस बंदे ने कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है, शर्ट मत साफ हो रहा, काफी लंबा समय गुजर गया। साथ ही साथ वो लड़की कहती है, हाँ काफी टाइम बीत गया डैड। तभी उस बंदे ने कहा, बहुत हो गई बातें, अब संभाला के अंदर कौन कौन है?
जिस पर सेकंड पर्सन बताता है लियोन हार्ट्सचाइल्ड, बेबीलोन और टुबलकैन। दूसरे शब्दों में स्पिन ही अब एकमात्र लापता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की कहती है लापता वैलकरी, क्या वह लड़की इसमें कुछ ज्यादा ही बेहतर हो गई है? जिस पर वो बंदा बताता है मैं खुद देख सकता हूँ, लॉर्ड हेडिक के लिए वाइस कमांडर ने इस यूनिट को तैयार कर लिया है और जिस आर्ज मैग्ना की हमने इच्छा की थी वह हम पर थी। कोई बुराई नहीं, कोई पाप नहीं, कोई जंजीरें तुम्हें नहीं बांधेंगी और सभी टबूस मीनिंगलेस है। तुम्हारा गॉड तुम्हारा मास्टर है, तुम्हें इस देश तक ले जाएगा। तुम हाथ में सोट ले लोगे और अपने मास्टर के सभी एनिमी को डिस्ट्रॉय कर दोगे, एक को भी जिंदा मत छोड़ो। दूसरी तरफ वो बंदा कहा मर्द को मार डालो, आंखों को मार डालो, बुढ़ों को मार डालो, बच्चे को मार डालो, जबकि वो लड़की उसका साथ देते हुए कहती है कुत्तों को मार डालो, घोड़ों को मार डालो, मवेशियों को मार डालो, ऊँटों को मार डालो और बकरियों को मार दो। इसके बाद वो ही पर्सन बताता है लॉर्ड इसकी परमिशन देंगे और मैं भी ऐसा ही करूंगा। तुम्हारा लॉर्ड भी इसकी परमिशन देगा और तुम एक नाइट हो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। सच बताऊं तो ये आखिरी में क्या हुआ मेरे को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो बता देना कि कमेंट में आपको ये वीडियो कैसी लगी और हाँ इसे शेयर जरूर कर देना। चुपके चुपके मैं बता रहा हूँ क्योंकि यह सीरीज काफी ज्यादा खौफनाक और खतरनाक और डरावनी होने वाली है। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।